वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या है? हमें हिस्ट्री का एक पर्सपेक्टिव जो यूरोप की तरफ से आया, यूरोप की तरफ से मिलता है, उसमें वो कहते हैं कि हंटर गैदरर सोसाइटी थी। पाकिस्तान के सूडो लिबरल्स भी कुछ इसको ऐसे ही बयान कर देते हैं बगैर उसकी कांट छांट के। उसका एक कॉन्सेप्ट है कि पहले हंटर गैदरर थे, फिर फार्मर्स आ गए, और फिर जनाब फार्मर्स के बाद दूसरा आयरन एज शुरू हो गई, और फिर जनाब यूरोपियन आ गए, और रोमन्स आ गए, और फिर जनाब डार्क एजेस आ गई, और फिर मॉडर्न एज शुरू हो गई। ये एक हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव बयान किया जाता है। ये सारा कलोनियल पर्सपेक्टिव है हिस्ट्री का, जिसमें कुछ फैक्ट्स भी हो सकते हैं, उनका इनकार नहीं है, लेकिन पूरी जो फिल्म है, पूरी जो स्टोरी है, अगर उसको बग़ैर ज़ेर ज़बर को हटाए अगर मान लिया जाए, जो कि अक्सर हमारे पब्लिक में तो मैसेज वही जाता है, तो वो मान लेते हैं। तो उससे यही क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या दुनिया में यही हिस्ट्री है, इसके अलावा कोई अल्टरनेट थिंकिंग नहीं थी? तो ये एक हिस्ट्री का जो पर्सपेक्टिव है वो गलत है। हज़ारों साल पहले, 10,000 साल पहले की हिस्ट्री रिटन है ही नहीं। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट पे कहना कि पहले हंटर गैदरर्स थे और फिर फार्मर्स आए, ये तरतीब इटसेल्फ एक चैलेंजेबल है। इसकी एविडेंस अगर आर्कियोलॉजी और कार्बन डेटिंग को देते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि कार्बन डेटिंग एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम चीज़ों की एज मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसमें साइंटिफिकली एरर मौजूद होता है। जो साइंस और कार्बन डेटिंग को जानते हैं थोड़ी बहुत, वो समझते हैं कि इसमें एरर हो सकता है। तो ये जो मेथडोलॉजी है, सिर्फ इसी के ऊपर हम बिलीव कर लें और जो पिछला ह्यूमन नॉलेज है उसका इनकार करना शुरू कर दें, तो वो रिलीजियस टेक्स्ट को बिल्कुल इनकार कर दें तो वो भी गलत होगा। या रिलीजियस टेक्स्ट को हम बिल्कुल मान लें तो भी गड़बड़ होती है। तो फिर बात यह है कि हम फिर फॉलो किसको करें? तो बात उसमें यह है कि फॉलो करने के लिए आप मुताला करें और ह्यूमन डेप्थ बनानी ज़रूरी है। उससे चीज़ें खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाती हैं कि एक्चुअलिटी क्या है। क्योंकि हज़ारों साल पहले की से बहस करना उतना ज़्यादा मकसूद नहीं होता। जहाँ इंसानी हिस्ट्री का रिकॉर्ड मौजूद है वहाँ से भी अगर हम चीज़ों को शुरू कर लें, और फिर जो सिविलाइजेशंस ग्रो हुई हैं जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है, और जो उनका फॉल हुआ है, वो अगर हम एनालिसिस करें तो वो एक सही इकोनॉमिक हिस्ट्री होगी। तो अगर हम एनालिसिस करें तो 3 तरह की सिविलाइजेशन दुनिया में ग्रो हुई हैं, जिसका टाइम फ्रेम की गलती तो हो सकती है लेकिन उसका वजूद का इनकार नहीं। मसलन इंडस सिविलाइजेशन जो पाकिस्तान की सिविलाइजेशन तो नहीं है, मतलब पाकिस्तान की खित्ते में जो सिविलाइजेशन बनी थी, पाकिस्तान की सिविलाइजेशन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उनके नज़रियात डिफरेंट थे, डेफिनेटली उनकी आइडियालॉजीज़ डिफरेंट थी, लेकिन वो चूँकि हमारे वतन में थे तो वो फिर चलें, हमारा उनसे एक हिस्टोरिकल कनेक्शन बनता है। दूसरी सिविलाइजेशन नील की थी जो मिस्र की सिविलाइजेशन थी। चौथी सिविलाइजेशन जो इराक़ के अंदर थी, दजला फ़रात की सिविलाइजेशन थी, जो हज़रत इब्राहीम के टाइम पे अरूज पे थी। और एक चाइना की सिविलाइजेशन थी, ये भी दरियाओं ही के गिर्द पनपी थी और यहीं पे बड़ी हुई थी। तो ये 4 मेजर सिविलाइजेशंस थी। इसमें एक सिविलाइजेशन जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, ये अगरचे इसकी शुरुआत तो बाद में हुई, लेकिन ये इसकी जो फंडामेंटल्स हैं वो आज तक चली आ रही हैं। जबकि 3 दूसरी जो सिविलाइजेशंस थी, जो सबसे इनमें पुरानी सिविलाइजेशन जो है वो हमारी इंडस की ही है, हड़प्पा मोहनजोदारो की। और उसके बाद दजला फ़रात वाली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर की सिविलाइजेशन है, जो कि हज़रत इब्राहीम के ज़माने में बड़ी पीक पे थी, जिसको फर्टाइल क्रिसेंट भी कहा जाता था। और चौथी सिविलाइजेशन जो फ़िरौन की, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो उन्हीं की नस्ल में से ही थे, तो वो बाद की सिविलाइजेशन है। तो अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन थी, फिर ये फर्टाइल क्रिसेंट यानी कि दजला फ़रात वाली,
और तीसरी सिविलाइजेशन जो है वो फ़िरौन वाली सिविलाइजेशन थी। तो फ़िरौन भी शुरू में ये अच्छे ख़ानदान होते थे, बाइज़्ज़त फ़िरौन को कहा जाता था, इसका लिटरल मीनिंग। बाद में चूँकि इन्होंने ज़मीन में उस स्टेट के अंदर लोगों को ग़ुलाम बनाया, अपनी रियाया को, अपने सिटीजन्स को, तो वो लफ्ज़ जो था वो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और चौथी सिविलाइजेशन ये, अब ये इन सिविलाइजेशंस में एग्रीकल्चर भी थी और साइंटिफिक एविडेंस बेसिकली होती क्या है कि लॉजिकल चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उनमें आर्डर तलाश करना, वो साइंटिफिक स्टडी होती है। मज़हब ने इसको लॉजिकल स्टडीज़ कहा या अकल कह दिया, क्योंकि साइंस जो है वो अकल से ही निकलती है और साइंटिफिक मेथड जो है वो अकल के अंदर ही एक सब ब्रांच है कि चीज़ों को लॉजिकल वे में समझना, मुशाहदा करना और मुशाहदा करके बाद उससे नताइज निकालना और फिर उसका कंक्लूड करना। और वो चीज़ें अगर रिपीट हो रही हैं दूसरी जगह पे भी और बार बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वो फिर साइंटिफिक चीज़ हो जाती है। तो ये एक साइंस तो ये बेसिकली इलॉजिकल थिंकिंग के अगेंस्ट एक लॉजिकल थिंकिंग से ये चीज़ इमर्ज हुई है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि लॉजिकल थिंकिंग के फादर मैं उनको कहता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि ये जिस चीज़ को हम खुद ही अपने हाथ से बनाते हैं उस चीज़ को हम कैसे अपना गॉड कह सकते हैं। तो बेसिकली वो लॉजिक की इब्तिदा थी। तो अब हज़ारों साल ये इंसानी एफर्ट के नतीजे में, जो लॉजिकल थिंकिंग नतीजे में इंसानों ने अपने इदारे खड़े किए, इकनॉमिक्स डेवलप की, इकॉनमीज़ आगे बढ़ी, तो उसको किसी एक ख़ित्ते के पर्सपेक्टिव में नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ यूरोप ही के अंदर ये चीज़ हुई या रोमन्स, ये बहुत स्मॉल पीरियड्स था। क्योंकि इंसानी तारीख़ जो है वो पेपर की इन्वेंशन के बाद जो है वो ज़्यादा आई है। उससे पहले जो ह्यूमन थी थिंकिंग मॉडल था वो किसी और स्टाइल में था। मसलन पहले की सिविलाइजेशंस के बारे में जो हमें रिलीजियस टेक्स्ट से चीज़ें मिलती हैं, अगरचे वो रिलीजियस तो हमारे नज़दीक है, उस दौर में तो वो एक लॉजिकल चीज़ बन के आई है। तो 1400 साल 1500 साल पहले भी जो कुरान पाक है, उससे पहले भी बाइबल के अंदर भी तकरीबन 3000 साल पहले की जो चीज़ें हैं ओल्ड बाइबल के अंदर, उससे भी हमें पता चलता है कि इंसान जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में सोचते हैं। कुछ सालों तक वो डायरेक्शन चलती रहती है जिसको फ़िलासफ़ी कहा जाता है। किसी एक फ़िलासफ़ी का गलबा जो है वो इंसानी ज़हनों पे कुछ सालों को या हज़ार सालों तक चलता रहता है। फिर उसकी बेस पे भी सिस्टम बनते हैं, उस फ़िलासफ़ी की बेस के ऊपर स्टेट्स बनती हैं और फिर वो फ़िलासफ़ी उसके अंदर से जान निकल जाती है, वो स्टेट्स भी ख़त्म हो जाती हैं, वो सिस्टम भी टूट जाते हैं और कौमें आगे चलती हैं, लोग फिर इंटरमिक्स होते हैं और नए वजूद, नई रियासतें बनना शुरू होती हैं। ये इंसानियत की रिपीटेड तारीख़ है। मसलन इराक़ के अंदर भी यही था। वो सिविलाइजेशंस, ये जो जितने भी यूरोपियन सिविलाइजेशंस थी, ये बेसिकली बेबीलोन के साथ अपना रिश्ता जोड़ती हैं, क्योंकि यही बेसिकली उस वक्त इलाका था फर्टाइल क्रिसेंट। यहीं से ये फ़लसफ़ा जो था वो पनपा और ये फिर पूरी दुनिया में फैला। इधर हमारे खित्ते हिंदुस्तान के अंदर भी जो पुरानी फ़िलासफ़ी थी, जो इंडस की सिविलाइजेशन थी, वो हिंदुइज़म की सिविलाइजेशन नहीं थी। हिंदुइज़म तो बहुत बाद में आया, यानी कि ये तकरीबन 1000 BC या 1500 BC के करीब, और ये भी वही लोग थे बेसिकली। जेनेटिकली अगर हम देखें तो हिंदुओं का जो जीन्स है वो वही है जो हम पाकिस्तानियों का जीन है, जो मुसलमानों का जीन है। और हमारा जीन्स जेनेटिक स्टडी, DNA स्टडी के अकॉर्डिंगली अफ़गानों के जो सेंट्रल एशियन है, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, किर्गिज़ हैं, ये सारे ईरानी हैं, अरब हैं, ये सारे जो हैं इनकी जेनेटिक स्टडीज़ एक ही है। जेनेटिकली ये एक तरह के लोग हैं। जेनेटिक एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अफ्रीकन जेनेटिक्स डिफरेंट है, यूरोपियंस डिफरेंट है और चाइनीज़ डिफरेंट है। बेसिकली 4 मेजर जेनेटिक स्टडीज़ हम कह सकते हैं दुनिया में।
इवन जो अमेरिका के अंदर लोग रहते हैं, ये भी सेंट्रल एशियन जेनेटिक्स के साथ इनका रिलेशनशिप बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान के खित्ते के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, हिंदू या मुसलमान, सारे बेसिकली एक ही जेनेटिकली कनेक्टेड है। और रिलीजियसली भी आपने देखा होगा कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर भी बुत मौजूद थे, वहाँ पे भी बुतों की पूजा करते थे, पाकिस्तान में भी। ये नहीं कि ये महमूद गजनवी या इस्लाम के आने से पहले के टाइम फ्रेम में, ये नहीं कि 180 के बाद के टाइम से लेके। और वर्ल्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली जो सिल्क रोड था वो बेसिकली चाइना की जो सिविलाइजेशन है वो 400 कबल मसीह 400-500 BC से स्टार्ट होती है। उस वक्त से ये सिल्क रोड चलता है, और उस वक्त इसकी शुरुआत होती है ये। और 15वीं-16वीं सदी तक ये सिल्क रोड जो है वो आबाद रहता है। तकरीबन 1500-2000 साल तक ट्रेड जो थी वो खुश्की के रास्ते होती थी मेजरली बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट। अब इस दौरान ये जो सेंट्रल नेशंस थी, हमारा जो जीटी रोड है जो बंगाल से लेके काबुल और आगे, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक साउथ एशियन सिल्क रोड था, बड़े सगीर का सिल्क रोड था। ये खित्ता जो बंगाल से शुरू होता था और बिहार, यूपी, पंजाब से होता हुआ पिशावर, काबुल, और तो ये सिल्क रोड का ही एक साउदर्न ब्रांच थी। और एक जो चीन से आती थी वो एशियन ब्रांच थी। तो सेंट्रल एशिया यानी किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ से होके ये यूरोप जाती थी कैस्पियन के ज़रिए। तो ये एक ट्रेड रूट था। तो इस ट्रेड रूट में अब देखें, पंजाबी जितने भी हैं, इवन सिख हैं, हिंदू हैं, ये सारे हमसे इनकी शक्लें मुशाबा हैं। जीन्स हमसे, क्योंकि जीन्स भी मिलते हैं, जेनेटिक स्टडीज़ ने प्रूव कर दिया। और जो फिज़िकल ऑब्जर्वेशन है उसको भी देखें तो इवन अरबों की शक्लें भी हमसे मिलती हैं, ज़बान तो बेशक मुख्तलिफ। तो जेनेटिक स्टडीज़ जो है वो झूठ नहीं बोल सकती। तो ये एक इकनॉमिक हिस्ट्री है कि ये खित्ते कभी कोई किसी खित्ते के अंदर एक फ़लसफ़ा पनपा, उस फ़लसफ़े के ऊपर फिर आगे लोगों में वो फैल गया, तो उसी की बेस पे उन्होंने रियासतें बनाना शुरू कर दी। तो हज़रत इब्राहीम के ज़माने में ये 4000 साल पहले, और उससे पहले इंडस सिविलाइजेशन, और जो 2500 साल, जो 3000 साल कबल अज़ मसीह जो है वो फ़िरौन की जो इजिप्शियन जो ये रियासत थी, ये जब वजूद में आई तो ये ह्यूमन इंटरेस्ट पे ही वजूद में आती हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे लोगों ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया लोगों को दबाने का, स्लेवरी का, एक्सप्लॉयटेशन का, उसके नतीजे में कोई ना कोई एजिटेशन की फोर्सेस जो है ना वो जन्म लेती हैं। तो उन्होंने जो सिस्टम तश्कील दिया था, जो खुदा का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें एक तो फूड है, नो डाउट इसमें। फिर इंसान जो है ना उसको एफिलिएशन की ज़रूरत भी होती है, वो स्पिरिचुअल फीलिंग कहीं ना कहीं तलाश कर रहा होता है किसी न किसी चीज़ के अंदर। अब जो लोग नहीं भी, आज के दौर में जो एथिज़म, कैपिटलिज्म ने एथिज़म को जन्म दिया है, तो बेसिकली वो भी कहीं ना कहीं एफिलिएशन ढूंढ रहे होते हैं। तो एफिलिएशन मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, फ़िज़िकल एफिलिएशन भी हो सकती है, और वो एक इब्तदाई शक्ल है। और उससे स्ट्रॉन्ग जो एफिलिएशन है वो स्पिरिचुअल फीलिंग की तरफ लेके जाती है। तो ये इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है कि जब इंसान जो है वो कोई किसी चीज़ से मदद मांगना चाह रहा होता है, तो पहले उसको कोई फिज़िकल चीज़ दे दी जाती है कि यार ये है। तो इसकी मिस इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं हम रिलीजियस टेक्स्ट की हुई थी, क्योंकि जो गीता की, अगर हम गीता को पढ़ें तो गीता के अंदर, जिसको हिंदू भगवान, हिंदू जो सीक्रेट बुक मानते हैं,
वो ये कहती है कि भगवान ने जब कम्युनिकेशन की, जिन्हें अल्लाह ने, अगर अल्लाह हम ना भी माने, ये टर्म उसके लिए यूज़ ना भी करें, तो भगवान ने जो कम्युनिकेशन की जब महाभारत हो रही थी, तो उसने उस वक्त बताया कि मैं तो हर चीज़ में हूँ, मैं बहुत पत्थर में भी हूँ, मैं ज़मीन में भी हूँ, मैं जानवर में भी हूँ। तो ये कह रहा है, और फिर आखिर में ये भगवान ये कह रहा है कि ये मैं वाहिद भी हूँ, और मेरे अलावा किसी और डाइटी को भी ना मानो। अब ये पूरी कम्युनिकेशन है। तो ये जो कॉन्सेप्ट, फिर इससे शायद लोगों ने इसको मिसइंटरप्रेट किया, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद बुद्ध ही भगवान है, यानी कि पत्थर में भी खुदा है, तो पत्थर ही खुदा है। तो इस तरह चीज़ों का एवोल्यूशन शायद हुआ। तो ये इस चीज़ को फिर जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो एक्सप्लॉइट करने वाले लोग होते हैं, ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार इससे इसको बिज़नेस की सेंस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो बिज़नेस जो है बेसिकली वो वहाँ यहाँ से जन्म लिया। तो फिर उसका पूरा एक सिस्टम वजूद में आ गया, यानी कि बुत बनना शुरू हो गया। पहले पत्थर पर पत्थर को शेप करना शुरू कर दिया। तो ये एक रिलीजियस इकोनॉमिक्स हिस्ट्री है कि मज़हब के नाम के ऊपर फिर वो, यानी कि उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना शुरू, यानी कि इंसान की डिज़ायर तो है कहीं ना कहीं, वो खुदा को चाहता है, तो उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए उन्होंने एक फ़िज़िकल फॉर्म में एक गॉड दे दिया। और उसकी डेफिनेटली बुद्ध की पूजा नहीं होती थी, बुद्ध के अंदर वो स्पिरिट की पूजा की जाती थी। तो उसकी बेस के ऊपर एक एक्सप्लॉइटेशन का बिज़नेस वजूद में आ गया कि जनाब बुतों को आपने फीड भी करना है, चढ़ावे भी देने हैं, और पादरी को भी फीड करना है, और जनाब फिर वो बढ़ता गया। फिर उससे सोशल क्लासेस वजूद में आ गई। तो ये आज़ादाना एक सोसाइटीज़ जो हैं वो चीज़ों में चूँकि गाइडेंस नहीं होती, तो उसमें वो आगे चलना शुरू हो जाते हैं। मतलब उसमें फिर वो उसके ऊपर फिर सिस्टम बनना होता है ना, फिर इंसान रुकता नहीं है, तो वो आगे आगे चलना शुरू हो जाता है। फिर कम्प्लेक्सिटी आना शुरू हो जाती है, फिर बुतों की कैटेगराइजेशन होनी शुरू हो जाती है। फिर तो फिर यही हुआ मुसलमानों के ज़माने में भी, एक सिस्टम बना डिवाइनिटी के नाम पे। इस्लाम क्लेम करता है कि डिवाइन हुआ, यानी कि ये मैसेज खुदा का है, क्योंकि उस वक्त एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी बुतों के नाम पे ही, तो बुतों का इनकार किया। जब बुतों का इनकार किया तो डिवाइन कॉन्सेप्ट दिया कि ये मैसेज गॉड का है। वो अलग है हिस्ट्री, उसके मतलब प्रूफ भी हैं कि ये कैसे गॉड का है, ये कैसे गॉड का नहीं है। लेकिन उसकी जब फिजिकल, उसका जब सिस्टम बना, तो एक क्लास, इंटेलेक्चुअल्स की क्लास वजूद में आई। तो जब इंटेलेक्चुअल की क्लास वजूद में आती है तो लोअर इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं। जिस तरह आज भी रिसर्च के अंदर बड़े अच्छे रिसर्च जर्नल्स भी हैं, और लोअर रिसर्च जर्नल्स भी हैं, और ऐसे भी जर्नल्स हैं जो पैसे लेकर पब्लिश करते हैं। तो इस तरह जब इस्लाम का सिस्टम बना, तो हायर लेवल के इंटेलेक्चुअल्स भी थे, फिर लोअर लेवल के इंटेलेक्चुअल्स भी थे। तो उन्होंने तवीज़ धागे बेचना शुरू कर दिए, फूंके मारने शुरू कर दी। तो वो सिस्टम अब इसलिए ये जो, और वो सोसाइटी में जो हायर इंटेलेक्चुअल लोग थे वो जब कम होना शुरू हुए, तो लोअर इंटेलेक्चुअल्स जो थे, जो कि इंटेलेक्चुअल जिसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब उसके लिए कोई टर्म नहीं है तो हम कह रहे हैं, तो इस तरह के लोग जो, जिसको हम फजूल किस्म के लोग थे, वो डोमिनेट हुए। तो वो मज़हब की जो मिस इंटरप्रटेशन जब शुरू हुई, तो सोसाइटी वो सिस्टम टूटे, और ग़ुलामी पे, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी पे सिस्टम ख़त्म हुआ। इसी तरह से हम इसको, मतलब इसकी रिसर्च हो सकती है इसके ऊपर, कि जो साउथ एशियन सिस्टम था उसके अंदर वो जब टूटा, तो उस वक्त भी उसकी जो रिलीजन की मिस इंटरप्रटेशन जब होना शुरू हो गई, एक ज़माने के अंदर जो प्रोफेशंस डेवलप हुए थे शुरू में, उन्होंने सोसाइटी को सर्व किया, और उसके बाद उन्होंने वो इस प्रोफेशन जो थे वो रिजिड होना शुरू हो गए, और वो क्लास बनना शुरू होगी, और वो क्लास इतनी सख्त हुई कि सोसाइटी की जो इंटरमिक्सिंग थी, जो सोसाइटी की डेवलपमेंट थी, वो रुक गई। एक तबका मुसलसल नीचे हो गया, एक तबका एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। तो ये 1000 साल पहले पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस खित्ते में ये एक हिस्ट्री हुई। अफ़गानिस्तान भी उसका पार्ट ही था।
तो अब ये जो फ़िलासफ़ी हम बेसिकली बनाते हैं, वो फ़िलासफ़ी फिर कम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती है, ये फ़िलासफ़ी की। अब वो जब कम्प्लेक्स होती है, उसमें फिर हायर कैटर लोअर कैटर के लोग आते हैं, तो फिर क्या होता है एट द एंड, वो जो उस फ़लसफ़े के ऊपर जो रियासतें बनती हैं वो भी वीक होकर स्कैटर हो जाती हैं और उसकी जगह दूसरे आना शुरू हो जाते हैं। इब्न खल्दून ने भी इसी तरह के किसी फ़लसफ़े के बारे में बताया है कि चीज़ें ऐसे वजूद में आती हैं। फिर एक ये भी एक हिस्ट्री है दुनिया की कि किसी ख़ास जो एरिया के अंदर जो ताकत वजूद में आती है, उसी ताकत की कई अरसे तक वर्शिप होती रहती है, यानी वही आगे क्रिएट करती रहती है। अब ये जो सेंट्रल एशियन अक़वाम है, ये तकरीबन 700-800 BC से लेके ये 1707 तक कह सकते हैं, 1800 सदी तक, अंग्रेज़ों के आने तक, ये अक़वाम एक ताकतवर अक़वाम थी दुनिया में। जो सिल्क रोड था, इसको ये लीड करते थे चाइना से। जो ये चूँकि इसी खित्ते से जाता, इस खित्ते की जितनी अक़वाम थी, पावर सेंटर ये बना रहा। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जिन्होंने दिल्ली सल्तनत भी बनाई थी, वो सेंट्रल एशियन अक़वाम थी, और उन्होंने फिर इस खित्ते को, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान खित्ते को, अपना एक सेंटर बना के दूसरे जो सेंट्रल एशिया के खित्ते से पॉलिटिकली अलग कर लिया। इसलिए 1206 के अंदर दिल्ली सल्तनत बनी। उससे पहले उनका कनेक्शन पीछे उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन खित्तों के था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसको पॉलिटिकली अलग किया, और यहीं से ही हिंदी या उर्दू एक नई बोलियां वजूद में आना शुरू हुई, और यहीं से हिस्ट्री जो है वो आगे चलना शुरू हो गई, हिस्ट्री अलग होना शुरू हो गई। लेकिन जो उसका हिस्टोरिकल जो ट्रेड रूट था वो बदस्तूर रहा। जीटी रोड, वहाँ के ज़रिए ट्रेड होती थी और वो चलता रहा ता वक्ते अंग्रेज़ों ने 18वीं सदी के अंदर, या 16वीं सदी के अंदर अंग्रेज़ों ने ट्रेड रूट्स, उन्होंने, चूँकि उनको इस रूट के ऊपर उनकी डोमिनेंस नहीं हो रही थी और वो मुसलसल डाउन थे, तो इसलिए उनको अलग से उन्होंने सी नेविगेशन शुरू की। तो उन्होंने एफ़र्ट की है, तो जब कोई एफ़र्ट करता है तो उसके नताइज तो आते हैं। तो डेफिनेटली उनको फिर नई दुनिया मिली, अमेरिका मिला, उनको ऑस्ट्रेलिया मिला, तो उनकी डोमिनेंस दुनिया में बनना शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले 17वीं सदी से पहले डोमिनेंस क्या थी, वो सिल्क रोड ही था, और सिल्क रोड की जो अक़वाम थी वो यही रेड क्रिसेंट था। जो रेड क्रिसेंट, पहला रेड क्रिसेंट तो ये था जो इराक़ की सरज़मीन। फिर मुसलमानों ने जब इराक़ और नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और जो नॉर्दर्न इंडिया कह सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान और ये इस इलाके को फ़तह किया, तो ये नेचुरली एक वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हुआ, और जो खलीफा था वो एक बिगेस्ट पावर थी, लाइक जिस तरह आज अमेरिकन प्रेसिडेंट है। लेकिन बाकी जो दुनिया की रियासतें थीं वो उसको रिस्पेक्ट और होमेज देती थी, अगरचे वो उनकी आइडेंटिटी अलग ही थी। जिस तरह आज बहुत सारी रियासतें, उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी तो अलग है, अमेरिका का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन होमेज और प्रोटेक्शन वो अमेरिका की लिए है, वो एक सुपर। तो पहला जो वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया का बना है वो किसी और ने नहीं, वो उमैया खिलाफत ने ही बनवाया था। और उमैया खिलाफत के पीछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब डाउट था। अब जो उमैया के ऊपर जो क्रिटिसाइज़ होता है वो उनके रिलीजियस बिलीफ की वजह से नहीं डेफिनेटली होता। यूरोप जो उससे नाराज़ है वो इसी वजह से है, वो फर्स्ट सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड थे, और फर्स्ट टाइम दुनिया के इतने बड़े इलाके पे एक सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ था। और फिर जो सेकंड सुपर पावर दुनिया की थी वो खिलाफत उस्मान अब्बासिया थी। थर्ड आप सुपर पावर कह सकते हैं चंगेज़ खान था, और उसका ट्रेड रूट पे ऊपर उनका कंट्रोल था। जिसका ट्रेड रूट के ऊपर कंट्रोल है वही सुपर पावर है, नो डाउट वो सुपर पावर था। लेकिन उसके पास कोई आइडियालॉजी नहीं थी, कोई फ़िलासफ़ी नहीं थी दुनिया को चलाने की, इसलिए वो जो रियासत थी वो हार्डली 40-50-60 साल तक ही चली, 2 जनरेशन्स में, यानी कि चंगेज़ खान और हलाकू खान, और उसके तीसरी जनरेशन में उसके जो पोते थे वो उन्होंने इस्लाम की तरफ आ गए, क्योंकि इस्लाम एक सोशल आइडियालॉजी रखता था
इकोनॉमिक सिस्टम आइडियालॉजी भी रखता था। इस्लाम को बंदा तो नहीं है ना, उसकी तरफ है। वो आइडियालॉजी एक्सेप्ट कर ली क्योंकि वो फेल हो रहे थे रियासतों को चलाने के लिए। जब 12वीं सदी के अंदर, 13वीं सदी के अंदर जब चंगेज़ खान का सिस्टम बना, तो वो लिबरल उस सेंस में तो थे कि ट्रेड को नहीं रोका, लेकिन पॉलिटिकली उन्होंने हर एक को फेंटी लगाई, कत्ल गारत की। लेकिन रियासतें ऐसे नहीं चलती हैं, एक सोशल स्ट्रक्चर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से चलती हैं। तो इसीलिए वो फेल हो गया और उसके पोतों को, रियासतों को चलाने के लिए दूसरी आइडियालॉजीज़ की तरफ देखना पड़ा, और इस्लाम उनके पास एक वायबल ऑप्शन थी। क्योंकि उस दौर में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे वो मुसलमान ही थे, यानी कि फ़लसफ़ी भी रखते थे, और जितना हिसाब किताब का इल्म था, साइंटिफिक था, इंजीनियरिंग थी, वो भी उन्हीं के पास ही थी। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस जितने भी थे उस दौर के, उस दौर के सेंट्रल एशियन लोगों ने चलाए। मुसलमान ही उसमें अकीदे के लोग गालिब थे। अगरचे एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड पॉपुलेशन उस वक्त मुसलमान दुनिया में बहुत ही कम थे। उस वक्त दूसरे अकीदे के लोगों की अगर पॉपुलेशन को देखें और मुसलमान, उस दौर के मुसलमानों की, तो उनकी आबादी कम थी लेकिन क्वालिटी ज़्यादा थी। तो इसलिए उनको इसकी तरफ आना पड़ा। अब ये जो पावर हब था, जो सेंट्रल एशियन पावर हब था, और मुग़ल भी उन्हीं से उन्हीं की नस्लन, उन्हीं की तरफ से ही है। तो जो पावर हब होता है किसी भी इलाके का, वो कई सदियों तक चलता रहता है। ये पावर हब जो नए बादशाह पैदा करता रहा 17वीं सदी, 18वीं सदी तक, ता वक्त एक नई एज शुरू हुई जिसको नेविगेशन, सी नेविगेशन की एज कहा जाता है। सी नेविगेशन में जब नए उन्होंने रास्ते तलाश किए तो नई ज़मीनें भी उनको मिली। पूरा जनूबी अमेरिका स्पेन के पास चला गया, तो नई वेल्थ क्रिएट हुई। अब चूँकि उन्होंने अल्टरनेट सोचना शुरू कर दिया था, तो नए इकोनॉमिक चैनल्स खुलना शुरू हो गए थे। लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के खित्ते के अंदर भी जो मुग़लों की रियासत थी वो इटसेल्फ एक पीक की तरफ थी। तो जब आप पीक की तरफ होते हैं तो शायद आप अल्टरनेट सोचते ही नहीं हैं, इसलिए फॉल आता है। और इनकी जो थॉट्स थी वो 10वीं सदी से चूँकि शुरू हुई थी, तो ऑलरेडी बहुत लंगेविटी थी इनकी उस सिस्टम के अंदर, इनकी ट्रेडिशंस के अंदर। जबकि यूरोप की जो अरूज है वो बेसिकली सी नेविगेशन से शुरू नहीं होता, बल्कि 12वीं सदी के अंदर जो ये ईसाई जो लोग लड़ने के लिए आए थे बैतुल मुक़द्दस के अंदर, सुलेबी जंगें जिनको हम कहते हैं, बेसिकली उनकी शुरुआत सुलेबी जंगों से होती है कि उनके अंदर जो विजडम आई थी यूरोपियंस के अंदर, वो सुलेबी जंगों के अंदर से आई थी। सुलेबी जंगों के अंदर चूँकि वो वैसे तो टेक्नोलॉजिकली, सोशली तो बहुत बैकवर्ड थे, लेकिन फ़ाइट उन्होंने की आके इधर कुछ अरसा बैतुल मुक़द्दस पे उनका कब्ज़ा भी हुआ। तो वो जब यहाँ मुसलमानों से आके उन्होंने इंटरेक्ट किया, इनकी सोसाइटीज़ को देखा, तो ये उस वक्त की एलीट और उस वक्त की इंटेलेक्चुअल सोसाइटीज़ थी, रैशनल सोसाइटीज़ थी। ये आज के मुसलमानों को ना देखेंगे बिल्कुल 23 घंटे वाले और लॉजिकल हैं, हम फारग हो चुके हैं ना। उस वक्त इंटेलेक्चुअल्स हर एक के पास राइट्स थे, औरत के पास भी, मर्द के पास भी, तो सही वाइब्रेंट सोसाइटीज़ थी। तो वो इनके साथ जब इंटरेक्ट किया इन्होंने, तो अगरचे वो शिकस्त खा के चले तो गए, लेकिन वो यहाँ से साइंटिफिक मेथड लेके गए। तो बेसिकली जो हिस्ट्री है वो आप इसे रिसर्च करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो 13वीं सदी के अंदर जब सुलीबी वापस गए, हार के गर्चे गए थे, उनको ज़बरदस्ती निकाला था ये सलाहुद्दीन अयूबी ने, लेकिन वो यहाँ से जो रूल्स और जो चीज़ें सीख के गए उन्होंने वहाँ पे अप्लाई की। गच्चे फिर वहाँ पे उसके बाद भी वहाँ बेहतरी नहीं आई है सडन 2 सदियाँ, फिर भी वो ताउन की मरज़ आई 14वीं सदी के अंदर, 15वीं सदी के अंदर। फिर उसके बाद ऑटोमन्स ने जो एक थर्ड सुपर पावर बनी, बेसिकली थर्ड सुपर पावर उसको हम कह सकते हैं। सुपर पावर तो थी लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर नहीं था। तो वर्ल्ड ऑर्डर की जो शुरुआत है वो उमैयद से हम कह सकते हैं, और जो सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर है एक यूरोपियंस का वर्ल्ड ऑर्डर था जो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर से पहले का था। उसके अंदर ब्रिटिश कॉलोनियल वर्ल्ड ऑर्डर या फ्रेंच कॉलोनियल वर्ल्ड ऑर्डर
ठीक है, कई मुल्कों पे इनकी जो हुकूमतें थीं। और उससे पहले स्पेन का, 17वीं सदी की सुपर पावर स्पेन थी और ऑटोमन्स थी, ये दो सुपर पावर्स थी। और इसमें जो ज़्यादा पावरफुल थी वो ऑटोमन्स थे, क्योंकि इन्होंने हमेशा यूरोप को पुश किया था, यूरोप के अंदर गए थे। स्पेन ने जितनी कोशिशें की थी वो फेल होती रही, इसलिए उस वक्त की अगर सुपर पावर स्पेनिश भी पावर थे, लेकिन ऑटोमन ज़्यादा बड़ी पावर थे। फिर स्पेन जल्दी फॉल कर गया 17वीं सदी के अंदर ही, 15वीं से शुरू हुआ 17वीं सदी, जब ऑटोमन्स जो है वो 1924 तक चलते रहे। ये शो करता है कि इनकी जो पावर थी वो ज़्यादा थी। तो ये काफ़ी एक इन डेप्थ डिस्कशन है सोशो पोलिटिकली, कि ये कैसे खित्ते जो थे वो मुख्तलिफ़ खित्तों में मुख्तलिफ़ चीज़ें चलती रहती हैं, मुख्तलिफ़ आइडियालॉजीज़ वजूद में आती रहती हैं, और वो उनका फिर फॉल होता रहता है। तो फिर ब्रिटिश जो आर्डर बना था कॉलोनियल, बेसिकली उसकी वेल्थ जो थी वो मुख्तलिफ़ कॉलोनीज से आई थी। और चूँकि फंडामेंटल्स दुनिया में ऑलरेडी मैथमेटिक्स और इन चीज़ों के थे, जो यूरोप ने इसमें दौर के अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स आई वो इंजन की इन्वेंशन और ऑटोमेशन में थी। और फिर कम्युनिकेशन के अंदर जो टेलीग्राम की इन्वेंशन थी, ये एक बड़ी इन्वेंशन थी। बाकी इन्वेंशन जो है वो ज़्यादातर 20th सेंचुरी से थर्ड जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसके नतीजे में आई थी, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की सिचुएशन में थी। और फिर उसी से इंटरनेट बाद में वजूद में आया, तो 20वीं सदी के अंदर। तो ये एक इन्वेंशन की सिलसिला भी था। लेकिन इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है वो बेसिकली इसको हंटर गैदरर्स से शुरू करके यूरोप तक नहीं, बल्कि इसको कहना मुख्तलिफ़ खित्तों के अंदर मुख्तलिफ़ रियासतें, मुख्तलिफ़ फ़लसफ़े वजूद में आए और उन्होंने दुनिया को कुछ ना कुछ दिया। यानी कि बर सग़ीर के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स की क्लास वजूद में आई, उन्होंने इंसान की जो इंसान को जो अंदर से उसको टटोलना शुरू किया। तो ये योग ये फ़नून वजूद में आए, जो कि इंसान को मटीरियलिज़म से काफ़ी हद तक बचाते भी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे मटीरियलिज़म या कैपिटलिस्टिक थिंकिंग जो थी वो परवान भी चढ़ती रही रिलीजियस कैपिटलिज़म की सिचुएशन में, जहाँ रिलीजियस लोगों ने गठ जोड़ करके समाज को गिराया हुआ था। तो खितों को इस अंदाज से नहीं समझना चाहिए कि वो जनाब कोई ख़ास कौम जो है वो हमारी बिल्कुल दुश्मन है या हिंदू बिल्कुल दुश्मन है, ऐसा नहीं है। उसको समाजी नुक्ता नज़र से समझने की बड़ी ज़रूरत है कि उस समाज के अंदर, उस दौर के अंदर क्या बेहतरी थी, क्या बुराई थी, ये एक एनालिसिस होता है। इससे फिर क्या होता है, हम किसी से नफ़रत नहीं करते हैं। जिस तरह आजकल जो है वो जो राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जमाते हैं, वो हिस्ट्री को ऐसे बताती हैं कि सारे मुसलमान ही गंदे हैं। सारे तो बैक्टीरिया भी गंदे नहीं हैं, आप सारे मुसलमानों को क्यों गंदा कहें। अब बैक्टीरिया भी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, जो ह्यूमन सर्विस भी करते हैं। इसी तरह हर कम्युनिटी के अंदर के अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। पूरी कम्युनिटी को कभी भी आप ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, आप उस फ़लसफ़े को कह सकते हैं कि वो फ़लसफ़ा किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है कौमों को, उसकी बेस के ऊपर फिर आप डिसाइड करते हैं कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है मुल्क या गलत डायरेक्शन में जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।